वंदे मातरम व्यूवर्स, वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूँ डॉक्टर धर्मेंद्र कोरी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बीए के अलावा बीकॉम, बीएससी और बीएससी होम साइंस वाले विद्यार्थियों, बीबीए, बीसीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए ये जो पेपर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस में हुआ था, उसका सलूशन लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी भाषा एवं संस्कृति के 50 प्रश्नों के हल बताऊंगा। आधिकारिक जो उत्तर शीट है वो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे आपके रिज़ल्ट आने के कुछ दिन बाद अपलोड हो जाती है। आप उसको बाद में उससे भी मैच कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल आपको देखना है, और जिनका एग्ज़ाम होने वाला है वो दूसरी यूनिवर्सिटी है अभी, जिनसे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, जबलपुर विश्वविद्यालय, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, और भी जो विश्वविद्यालय हैं जिनमें सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं वो विद्यार्थी भी इस वीडियो को देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? महाभारत का अंश भी है, इसमें कृष्ण अर्जुन का संवाद भी है, और कृष्ण ने अपने विराट रूप के दर्शन दिए थे, तो ये वाला सी वाला सही नहीं है। अष्टावक्र ऋषि द्वारा नहीं लिखी गई थी। एक्चुअली महाभारत का अंश होने के कारण ये वेद व्यास द्वारा ही रचित है। गीता में दल दल किसे कहा गया है? गीता में मोह को दलदल कहा गया है। दूसरे का बी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 3, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों में है ना, इसका अर्थ इसमें पूछा सर्वभूतानाम ना, सर्वभूतानाम का अर्थ है सर्व प्राणी, सभी प्राणी। एग्जैक्ट। कर्मयोग अध्याय में सच्चा कर्मयोग किसे कहा गया है? कर्मयोग अध्याय में सच्चा कर्मयोगी किसे कहा गया है? जो निष्काम कर्म करे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, 5वां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के कवि थे? तो ये सभी जानते हैं, पंत, प्रसाद और निराला, महादेवी वर्मा, ये चारों छायावादी युग के कवि हैं। निराला की पहली काव्य रचना कौन सी है? तो निराला की पहली काव्य रचना जूही की कली 1916 में, जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने छापने से इनकार कर दिया था अपनी सरस्वती पत्रिका में। 7वां प्रश्न, अमरकांत किस विधा के लेखक के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल है? तो पाठ्यक्रम में वे कहानीकार के रूप में शामिल हैं और नई कहानी आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं। 8वां प्रश्न, जागो फिर एक बार नामक कविता के रचयिता कौन है? तो जागो फिर एक बार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है। निराला जी का एक उपनाम महाप्राण भी है, महाप्राण निराला भी इनको बोला जाता है। 9वां प्रश्न, दोपहर का भोजन क्या है? दोपहर का भोजन एक कहानी है, किसकी है? अमरकांत जी की है। 10वां प्रश्न है, गया दिन आई रात गई रात खुला दिन, ऐसे ही संसार के बीते दिन पक्ष मास, वर्ष कितने ही हजार, जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार। ये किसकी कविता है? निराला जी की कविता है। डी ऑप्शन इसका सही है। 11वां प्रश्न देखते हैं, गिल्लू क्या है? तो गिल्लू क्या है? गिल्लू एक रेखा चित्र है। ठीक है, गिल्लू क्या है? एक रेखा चित्र है, और ये मेरा परिवार नामक जो उनकी रचना है महादेवी जी की, उसमें संकलित है। 1972 में प्रकाशित है ये मेरा परिवार। उसमें और भी उनकी जो गाय है और भी जो पशु पक्षी हैं उन पर उन्होंने लिखा है। 12वां प्रश्न है, जिंदगी और जोंक किसकी कहानी संग्रह है? तो ये जिंदगी और जोंक जो है अमरकांत जी का जो है प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है, सिद्धेश्वरी, सिद्धेश्वरी लिखा है, सिद्धेश्वरी किस रचना की पात्रा है? तो ये दोपहर के भोजन सिद्धेश्वरी इसकी पात्रा है। अगला प्रश्न है, 14वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो इनमें से महादेवी वर्मा की ऊपर की तीनों रचना है, अतीत के चलचित्र, निहार और श्रृंखला की कड़ियाँ। डी ऑप्शन सही है। सुग्गी चाची का गाँव, ये महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, गिल्लू को समाधि कहाँ दी गई थी? ये अभी देखो विक्रम विश्वविद्यालय का जो पेपर सॉल्व किया था उसमें भी ये प्रश्न पूछा था, और ये इसमें भी आ गया है। तो सोहनजूही लता के नीचे, सीधा सीधा प्रश्न आया है, इसलिए कहता हूँ अदर विश्वविद्यालय की भी अगर वीडियो आपको मिलती है तो वो भी देख लिया करिए। काक पुराण का उल्लेख किस रचना में आया है? तो काक पुराण का उल्लेख महादेवी वर्मा अपने गिल्लू नामक जो उनका रेखा चित्र उसमें करती हैं। अगला प्रश्न है 17, नेकी और पूछ पूछ लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो 17 प्रश्न का सही आंसर है भलाई करने में क्या पूछना। 18 प्रश्न, कागज की नाव मुहावरे का क्या अर्थ है? क्षण भंगुरता। क्षण भंगुरता का अर्थ होता है जो अधिक स्थायी ना हो, है ना, जैसे मानव का जीवन भी क्षण भंगुर है, बोलते हैं क्षण भंगुर। नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक आप सभी जानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है नाखून क्यों बढ़ते हैं। कन्फ्यूज मत होइए,
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अलग हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी अलग हैं। गरबा गरबी लोक गायन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो गरबा गरबी लोक गायन जो है मालवा जो क्षेत्र है उसमें प्रसिद्ध है। 21वां प्रश्न, मध्य प्रदेश की लोक कला में भवई क्या है? तो मध्य प्रदेश की लोक कला में जो भवई है वो एक लोक नृत्य है। बी ऑप्शन सही है। 22वां प्रश्न देखते हैं, ईसुरी का संबंध किस विधा से है? तो ईसुरी जो है बुंदेलखंड के प्रसिद्ध कवि हुए हैं और इन्होंने फागें गाई हैं, फाग गीत लिखे हैं और गाई भी हैं स्वयं। तो 22 का सी ऑप्शन सही है। 23वें प्रश्न पर चलते हैं, समास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो समास क्या है? समास में वर्णों का मेल नहीं होता, वर्णों का मेल होता है संधि में। बाकी नीचे के तीनों कथन सही है, गलत कथन है ए। 23 का ए। 24वां प्रश्न है, समास के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी में 6 भेद होते हैं, संस्कृत में सिर्फ 4 होते हैं, याद रखिएगा। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। समास पे मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा है वे भी देख लीजिएगा, उसमें आसानी से समझाया गया है कि समास क्या है। 26वां प्रश्न, देशभक्ति शब्द में कौन सा समास है? तो देश के लिए भक्ति। तो देश के लिए भक्ति है तत्पुरुष समास। ठीक है। अगला प्रश्न है 27वां, समास के 6 भेदों में कौन सा शामिल नहीं है? यही उत्तर दे दिया। देखिए 27वें प्रश्न में ही आपको उत्तर दे दिया है। तो समास के 6 भेदों में ये संयोग मूलक नहीं है, बाकी दोनों है ही, और तीसरा विकल्प आएगा नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं है ना। तो ए ऑप्शन इसका सही है। 28वां प्रश्न है, कौन सा उदाहरण बहुब्रीहि समास का नहीं है? गजानन भी है, त्रिनेत भी है, श्वेतांबर भी है, ये असभ्य नहीं है। सी विकल्प सही है 28 का। 29वां प्रश्न है, सौभाग्य के दिन आने का क्या अर्थ है? तो सौभाग्य का दिन आने सितारा बुलंद होना। अगला प्रश्न है, काठ का उल्लू होना, काठ का उल्लू होना का है निपट मूर्ख होना। अगला प्रश्न है 31वां प्रश्न, 31 नंबर क्वेश्चन है, गाल बजाना मुहावरे क्या अर्थ है? डींगे हाँकना। बी ऑप्शन सही है। 32वां प्रश्न, सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? आपको गलत बताना है। तो इनमें से गलत है, भौतिक जीवन से संबंधित है, सभ्यता को मापा जा सकता है। गलत ये है, सभा में बैठने योग्य सभ्यता। 33वां, मनुष्य की आंतरिकता की अभिव्यक्ति किस में मिलती है? तो मनुष्य की जो आंतरिकता की अभिव्यक्ति है वो सभी में मिलती है। डी, क्योंकि सभ्य मनुष्य की संस्कृति में आप देखो ना, मनुष्य लोकनाट्य, लोकचित्र, भित्ति चित्र जो आदि मानव है वो क्या है? वो उनकी आंतरिकता की अभिव्यक्ति है, और शिक्षा के माध्यम से भी होती है। क्योंकि जब आपके पास कोई भाषा होना चाहिए, चाहे वो चित्र भाषा ही क्यों ना हो, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की भाषा चित्रलिपि थी, अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है। 34वां प्रश्न, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। फर्स्ट ईयर वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, भारत एक है पाठ, उसी का हिस्सा है। अगर आपने फर्स्ट ईयर वीडियो देखा होगा और आपको याद रहा होगा तो ये प्रश्न आपके लिए आसान होगा। ये उसमें एक बार पूछा गया फर्स्ट ईयर में। अगला प्रश्न 35, सही क्रम क्या है? तो सही क्रम सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, फिर आर्य सभ्यता और फिर आती मौर्य सभ्यता। तो बी विकल्प सही है। 36वां प्रश्न, शिक्षा शब्द का व्याकरण का अर्थ पूछा है कि व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो व्याकरण में शिक्षा शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना। तो सीखना सिखाना, डी ऑप्शन सही है। 37वां प्रश्न, शिक्षा के संबंध में संगत कथन कौन सा नहीं है? संगत बताना है कि इसमें से कौन सा संगत नहीं है। तो शिक्षक, शिष्य और कक्षा, ये नहीं है। कक्षा होना जरूरी नहीं है, ठीक है। शिक्षक होना, शिक्षक होना और पाठ्य वस्तु, कुछ ना कुछ चर्चा विषय होना चाहिए। शिक्षा एक विकासशील प्रक्रिया है, शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्ति के, सभी सही है। इसमें से केवल ए ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। अगला प्रश्न है, शिक्षा और भाषा का संबंध कैसा है? तो शिक्षा और भाषा का संबंध कैसा है? पूरक है एक दूसरे के, और पूरक जो है आटा रोटी, रोटी आटे से रोटी बनती है, और अगर पहिया है तो गति प्रदान की जाएगी। ए और बी ऑप्शन सही है। 38 का। 39 है, उद्योग शब्द का अवधारणात्मक अर्थ बताना है। तो अवधारणात्मक अर्थ जो है वस्तुओं का उत्पादन, उद्योग है ना। उद्योग यानी तो परिश्रम करना होता है, व्याकरणगत अर्थ, लेकिन अवधारणात्मक अर्थ पूछा है, इसलिए वो विकल्प सही होगा। 40वां प्रश्न है, सूचना समाज की अवधारणा सर्वप्रथम प्रश्न किसने प्रस्तुत की थी? देखिए ये क्वेश्चन में स्टार लगा, इसका रेफरेंस मुझे नहीं मिला है 40वें प्रश्न का, ठीक है। क्योंकि जो डैनियल फ्रिच मिचेल्स है, ये कहते हैं इन्होंने ज्ञान उद्योग की स्थापना की और इस शब्द को लोकप्रिय बनाया, सूचना समाज का। एक जगह मुझे रेफरेंस मिला जिसमें सूचना समाज की उत्पत्ति जापान से बताई गई है, इसलिए
इसका रेफरेंस ना मिलने के कारण अब यूनिवर्सिटी इसमें जो उत्तर दिया आपको। 41वां प्रश्न है, सूचना समाज का उद्भव किस तथ्य से माना जा सकता है? तो सूचना का उपयोग उत्पादन के घटक के रूप में हो, इसलिए सी ऑप्शन सही है। 42वां प्रश्न, सूचना समाज की प्रकृति निर्धारित किस तथ्य से नहीं होती है? तो सूचना का होना, सूचना का तकनीकी हस्तांतरण, सूचना की उत्पादन में केंद्रीय भूमिका। तो देखिए सूचना का होना मात्र इससे नहीं होती है, ठीक है, केवल सूचना होने से नहीं होती है, नहीं पूछा है इसलिए ए ऑप्शन सही है। कालक्रम की दृष्टि से भारतीय सभ्यताओं के विकास का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले देखिए पाषाण युग है, फिर सिंधु घाटी सभ्यता है, फिर वैदिक और फिर महाजनी सभ्यता, यानी 1 2 4 3। तो 1 2 4 3 किस में आ रहा है? 1 2 4 3 ये आ रहा है आपका सी ऑप्शन में। अगला 44वां प्रश्न देखते हैं, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कभी? आधुनिक की बात की जा रही है तो आधुनिक उद्योग की स्थापना 1854 ईस्वी में हुई थी। बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग नाम से ये उद्योग स्थापित हुआ था। अंतिम कुछ प्रश्न हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और भी जिनके एग्जाम नहीं होने जरूर शेयर करिएगा, आपके दोस्त और रिश्तेदार हों। अगला प्रश्न है 45वां प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम किस उद्योग की स्थापना हुई थी? भारत में सर्वप्रथम जो उद्योग की स्थापना हुई थी वो सूती वस्त्र उद्योग की हुई थी 1818 में कलकत्ता में। देखिए भारत में पहला पूछा है उद्योग तो सूती वस्त्र है, और आधुनिक उद्योग किसका था? आधुनिक उद्योग था आपका कपड़ा वाला, मैंने अभी आपको बताया था, तो वो 1854 में था। याद रखिए सूती वस्त्र उद्योग की ये है 1818 1880 है ना, 1880 आएगा ये क्या है? सूती वस्त्र उद्योग। और आधुनिक उद्योग हुआ 1854 यानी 1854 में। कंघी लोक कला का संबंध किस जनजाति से है? क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये कंघी जनजाति का संबंध बंजारा जनजाति से, कंघी कला का संबंध। गुड़िया शिल्प कहाँ किस अंचल में विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो ये ग्वालियर अंचल में अधिक प्रसिद्ध है। टेराकोटा शिल्प में क्या बनाया जाता है? वैसे सभी प्रकार की आकृतियां आजकल बनती हैं, लेकिन इसमें दिए गए विकल्पों में धार्मिक मूर्तियां आएगा। छिपा शिल्प का संबंध किस जनजाति से है? तो छिपा जो शिल्प है वो प्रसिद्ध है उज्जैन और आपके कुक्षी मनावर तरफ, और ये भील जनजाति द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। छिपा का अर्थ है इसमें कपड़े में हाथ से आकृतियां उकेरी जाती हैं, छापी जाती है, उकेरना शब्द सही नहीं होगा। मध्य प्रदेश की संस्कृति को कितने क्षेत्रों में बांटा है? तो मध्य प्रदेश की संस्कृति को 5 क्षेत्रों में बांटा है। 4 तो क्षेत्र के आधार पर, बुंदेली, बघेली, मालवी और निमाड़ी, और 5वीं अनुसूचित जनजाति की संस्कृति। यहाँ पर 50 प्रश्नों का सोल्यूशन समाप्त होता है। इंग्लिश का भी वीडियो जल्दी लेकर आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।